आज की ताजा खबर तो दोनों सेंट्रल बैंक्स की वजह से ही आ रही है। फिर वो रिजर्व बैंक हो या फिर फेडरल रिजर्व हो, सो दोनों जगह पे इंटरेस्ट रेट हाइक्स किए गए हैं। पहले शुरुआत करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के साथ। कल 40 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.40% से रेपो रेट बढ़ाया गया है आरबीआई की तरफ से, एंड सीआरआर भी 0.5% से 0.50% से यानी कि 50 बेसिस पॉइंट से सीआरआर भी बढ़ाया गया है। अब ये क्यों किया गया है ये तो सबको पता है कि इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, जो रेंज है आरबीआई की 4 to 6% की, पिछले दोनों महीनों में ये मोर देन 6% रहा। और इस महीने में तो माना जा रहा है कि सीपीआई, दैट इज द कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, जो आपको और हमें इंपैक्ट करता है, रिटेल इन्फ्लेशन जिसे कहा जाता है, वो 7.4 to 7.5% अप्रैल मंथ का नंबर वो आ सकता है। सो डेफिनेटली इसीलिए थोड़ा सा प्रोएक्टिवनेस, अब बहुत यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन डिबेट हो रहे हैं कि हम ऑलरेडी लेट ज्वाइन कर रहे हैं इस रेट हाइक की पार्टी को। सो बट आई थिंक ये राइटिंग ऑन द वॉल था। जिस तरीके की कमेंट्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही थी, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि रेट हाइक्स हो जाएंगे। हमें तो लग रहा था कि लास्ट मीटिंग में ही एमपीसी मीट में वहां पे रेट हाइक होंगे, बट वो हुए नहीं। एंड मिड ऑफ द मंथ, या मतलब जो बाय मंथली एमपीसी मीट होती है उसके बीच में ही, मतलब एक महीना हुआ था, वहीं पे उन्होंने रेट हाइक्स कर दिए हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे। सो जिन जिन लोगों ने लोन्स लिए हुए हैं, फिर वो होम लोन्स हो या फिर व्हीकल लोन्स हो, एजुकेशन लोन हो, या फिर बिजनेसमैन ने जो बिजनेस लोन्स लिए हैं, वहां पे भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं। कल मैंने एक चीज बताई थी, एक मतलब राइटअप भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, कि कैसे रेपो रेट हाइक स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करती है। जब इंटरेस्ट रेट्स हाइक हो जाते हैं, सो ऑटोमेटिक रेपो रेट हाइक होती है तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं। इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो जो लोन्स बिजनेसेस ने लिए हैं उनके भी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट ऊपर जाती है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी उसकी वजह से डाउन हो जाती है। प्लस जो नेट प्रॉफिट डाउन हो जाएंगे तो ऑब्वियसली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनीज करना चाहते हैं फ्रॉम द रिटेन्ड अर्निंग्स, जब अर्निंग्स ही कम हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली रिटेन्ड अर्निंग्स भी कम हो जाएंगी। रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो जाएगी तो ग्रोथ प्लान्स पोस्टपोन हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी स्टॉक प्राइसेस नीचे चले जाते हैं। सो ये ओवरऑल सिनारियो यहाँ पे डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, जो कंपनीज जिन पे डेट बहुत कम है या फिर जीरो डेट कंपनीज है, आई थिंक दोज कंपनीज विल कीप ऑन परफॉर्मिंग वेल, दो इट विल बी देयर सेल्स विल आल्सो बी इंपैक्टेड, बिकॉज अगर ओवरऑल इकोनॉमी में ही इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के चक्कर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं तो कंजम्पशन हर जगह पे अफेक्ट होता है। दो इनके पास डेट नहीं है, दैट्स व्हाई उन पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है जितना हाई डेट कंपनीज पे होता है। अब यहाँ पे कुछ कुछ लोगों के लिए अच्छे दिन भी आएंगे, जैसे फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टर्स के लिए, तो वहां पे फिक्स डिपॉजिट्स के रेट ऊपर जा सकते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब रेट हाइक की तो इवन जो 10 ईयर जिसे यील्ड है इंडिया की, दैट पर्टिकुलर यील्ड आल्सो वेंट अप बाय ऑलमोस्ट 0.25-0.3% तक वो भी ऊपर चली गई थी। सो वो यील्ड इज ऑल्सो एट 7.38%। जब 10 ईयर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड आपको 7.38% पे मिल रही है, सो ऑब्वियसली थिंग्स विल फॉलो दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट। सो जब ये यील्ड, या ये ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब ये यील्ड 7.5 to 8% के बीच में जाके अगर सेटल होती है, दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इनटू लॉन्ग टर्म जीसेक फंड्स, though there will be a risk associated with the volatility of interest rates, but I'll keep you updated regarding that also at an opportune time. So अगर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज के सब्सक्राइबर हो तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में भी कुछ जीसेक फंड्स इंक्लूड हो सकते हैं at that point of time, because it is मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट जो है 10 ईयर जिसे यील्ड्स विल नॉट क्रॉस अबव 8%, और अगर जाते भी है they will not be able to sustain over there, and that's why it makes a very good opportunity to invest at higher yields in government securities और long term bond funds. So देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि क्या कब वो चीज आएगी। अब थोड़ा इंडियन मार्केट के बारे में, मतलब स्पेसिफिकली बिकॉज दैट वाज द मेन न्यूज, तो उसके बारे में हमने बात कर ली।
अब यहाँ पे इन बिटवीन में भूल गया था, अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा दोस्तों। लाइक्स का टारगेट कल 7,500 का था, बट आप लोगों ने कंप्लीट किया। आज थोड़ा कम रखूंगा, 7,000 का रखता हूं, देखते हैं कंप्लीट होता है या नहीं। अब यूएस मार्केट्स की तरफ जाते हैं। अब यूएस मार्केट्स में भी कल फेडरल रिजर्व ने 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.50% से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। अब मिस्टर मार्केट जो होता है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेयर है। अब मार्केट ने एक्सपेक्टेशंस किए थे कि 3/4 यानी कि 0.75% से इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ा सकता है फेडरल रिजर्व। तो फेडरल रिजर्व ने बोला नहीं नहीं, हम 0.75 से नहीं, हम 0.50% से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे। और मार्केट बहुत खुश हो गया। अब मार्केट ने खुशी इस तरीके से मतलब जाहिर की कि जो डाउ जोन्स है या फिर S&P 500 है या फिर नास्डैक है, सारे के सारे इंडाइसेस 2.81% टू 3.19% तक ऊपर चले गए। इंटरेस्टिंग है ना, मतलब जिस चीज का डर बहुत ज्यादा था वो चीज होती है, बट जो एक्सपेक्टेशंस थे उस एक्सपेक्टेशंस से वो चीज अगर कम होती है तो रिएक्शंस बहुत पॉजिटिवली होते हैं। आई स्ट्रांगली फील कि वी शुड नॉट गेट रिजुविनेटेड बाय दीज काइंड ऑफ थिंग्स। These things will keep on happening. This is a pure play of speculators जो मार्केट मूवर्स है शॉर्ट टर्म में, उनकी वजह से। बाकी जो इनहेरेंट रिस्क हाई इंटरेस्ट रेट की है वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है। एंड जब तक ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का ये सिलसिला जारी रहेगा, तब तक मुझे लगता है एक थोड़ा सा स्टैग्नेंसी स्टॉक मार्केट्स में रहेगा। हो सकता है मूव्स ऊपर नीचे ऐसे चलते रहे, बट अंडरलाइंग जो मार्केट मूवमेंट है वो बहुत ही स्टैग्नेंट होगी, ऐसा मुझे लगता है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ क्रैश एंड ऑल दोस थिंग्स इन द मार्केट्स। हाँ, जो चीजें प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही थी वहां पे रैशनैलिटी वापस आती हुई नजर आ रही है, एंड दैट वन कैन एक्सपेक्ट। अगर यहाँ पे हमने जैसे 50 बेसिस पॉइंट्स का फेडरल रिजर्व का रेट हाइक देखा है, तो उसका इंपैक्ट यूएस 10 ईयर जिसे यील्ड पे भी वैसा ही हुआ जैसे मार्केट पे हुआ। सो जहां ऐसा लग रहा था कि शायद 3% क्रॉस करके ऊपर फेडरल मतलब रेट हाइक के बाद शायद जिसे ऊपर जाके बंद हो सकता है 3%, वहां पे वो 2.9394% तक नीचे आ गया। सो इंटरेस्टिंग है, दैट्स हाउ मार्केट्स बिहेव, not only equity markets but even in debt market also these kind of things keep on happening. But एक चीज है, जब तक ये yields ऊपर रहेंगे, elevated रहेंगे, तो वैसे रेट हाइक्स वन कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम फेडरल रिजर्व। सो यहाँ पे इंडिया का भी रेपो रेट की जब हम बात करते हैं, सो जो रेपो रेट 4% पे गए थे, आई थिंक वन कैन एक्सपेक्ट दीज रेपो रेट्स टू गो अप टू 5.5%। एटलीस्ट मेरा ये बेसिक एक्सपेक्टेशन है कि अप टू 5.5% तक तो शायद रेपो रेट जाएंगे। अगर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल फिर भी रहता है तो शायद 6% के भी रेपो रेट्स हम देख सकते हैं। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। जो लेवल्स हमने 2018 में देखे थे वो लेवल्स वापस देखे जा सकते हैं, एंड दैट विल गिव यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इनटू फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। आई विल नॉट से कि एफडीज में ही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। I think GSEC funds will be quite good at that point of time, but याद रखिएगा वॉलेटिलिटी रहती है उसमें। मैं समझाऊंगा आपको, I will be telling you people कि कब GSEC funds will look attractive। अब रेट हाइक्स हो गई है, अब इसका इंपैक्ट तो किसी ना किसी पे तो होगा ही, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो दो सेक्टर पे सबसे ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट वन इज रियल एस्टेट एंड द सेकंड वन इज ऑटो कंपनीज। यहाँ पे व्हीकल लोन्स एंड होम लोन्स आर गोइंग टू गेट डियरर, एंड दैट्स व्हाई उसका इंपैक्ट सेल्स पे हो सकता है दोनों सेक्टर्स पे। सो आई थिंक जो इसकी ब्रंट है इस रेट हाइक की, वो सबसे ज्यादा यही वो दो सेक्टर्स है जिनको बहुत ज्यादा फील होगा। अब फेडरल रिजर्व की एक चीज मैं भूल गया आप लोगों को बताना कि फेडरल रिजर्व ने बैलेंस शीट श्रिंक करना भी बोल दिया है कि कब से वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो बाय जून 2022 दे विल स्टार्ट श्रिंकिंग देयर बैलेंस शीट। मतलब जो सिक्योरिटीज है वो विड्रॉ करना शुरू कर दिए जाएंगे, रिन्यूअल्स वहां पे उन सिक्योरिटीज पे नहीं होंगे, एंड दैट अमाउंट इज $47.5 बिलियन। ये जून में वो शुरू करेंगे, एंड ओवर द पीरियड ऑफ 3 months that particular amount per month जो श्रिंकेज ऑफ बैलेंस शीट होने वाला है, that will be $95 बिलियन। कितने? $95 बिलियन।
तो इट इन अ वे फेडरल रिजर्व फिर से एक बार अपने पास एम्युनिशन क्रिएट कर रहा है। जब रेट हाइक्स किए जाते हैं या फिर बैलेंस शीट कम किया जाता है, सो अगर दुनिया में या फिर यूएस में फिर से इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो ये एम्युनिशन उनके पास है, तो रेट कट भी किए जा सकते हैं और मार्केट्स में पैसे भी इन्फ्यूज किए जा सकते हैं। टिपिकली क्वांटिटेटिव ईजिंग जिसे कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज क्यूई टेपरिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग जो की गई थी उसको अब टेपर किया जा रहा है, मतलब पैसे वापस वहां पे लिए जा रहे हैं। सो आई थिंक ये मोटा मोटा रेट्स के रिलेटेड न्यूज यहाँ पे है, मतलब खत्म होती है। बट अब कंपनीज के बारे में बात करते हैं तो एलआईसी के आईपीओ को अच्छा रेस्पॉन्स आया है। पहले ही दिन 67% आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। आई विल नॉट बी सरप्राइज इन 1 or 2 days ये कंप्लीटली ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। अब यहाँ पे दो जो सेगमेंट्स थे पॉलिसी होल्डर्स का और एम्प्लॉयज का, दोनों सेगमेंट्स ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं। पॉलिसी होल्डर्स वाला जो सेगमेंट था वो 199% यानी कि 1.99 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है, एंड जो एम्प्लॉय वाला कोटा था वो 1.17 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल वगैरह वो धीरे 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 आई थिंक ओवर सब्सक्रिप्शन होंगे। जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स या फिर एचएनआईज है, आई थिंक उनका जो मेजर ओवर सब्सक्रिप्शन हमें दिखता है वो लास्ट डे पे ही दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। देखेंगे क्या होता है। अब कल कुछ रिजल्ट्स भी आए हैं तो उनके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो कोटक महिंद्रा बैंक ने कल रिजल्ट्स दिए हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यानी कि ऑलमोस्ट 50% से बढ़ा है। द नंबर ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इज 3892 करोड़, 3892 करोड़ रुपीस का एक कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रहा। अब ये व्हाट इज दिस कंसोलिडेटेड? कंसोलिडेटेड मतलब सारी सब्सिडरीज का मिला के, स्टैंड अलोन बैंक ऑल्सो, कोटक प्राइम जो उनका ऑटो लोन का डिवीजन है, कोटक लाइफ इंश्योरेंस, कोटक एएमसी, कोटक जनरल इंश्योरेंस, कोटक इन्वेस्टमेंट्स, सारे जो उनके बिजनेसेस है उनको सबको मिला के जो रिजल्ट्स आते हैं उनको कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो कोर बैंकिंग वाला, स्टैंड अलोन बैंकिंग वाला बिजनेस है, दैट हैज डन फेनोमेनली वेल, मोर देन 50-60% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, एंड ऑटो लोन्स दैट इज कोटक महिंद्रा प्राइम, ये बिजनेस ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। बट बाकी सारे बिजनेसेस ने परफॉर्मेंस जो है वो खराब है। बिकॉज जब हम किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करते हैं सो दोनों ग्रोथ्स जो है वो अच्छे होने चाहिए। एक सिक्वेंशियल ग्रोथ दैट इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड एक ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। सो यहाँ पे बैंक हो, लाइफ इंश्योरेंस हो या प्राइम हो, तीनों जगह पे जो परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का वो बेटर देन लास्ट क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर बिफोर, ये दोनों एंगल में अच्छा रहा है। बट बाकी बिजनेसेस have struggled beating their last quarter performance, and that's why though results are really good. So अगर आप देखोगे, because I always मुझे अच्छा लगता है कि अगर सब्सिडरीज भी अच्छी परफॉर्म करे, बट जो भी कोर बिजनेस है किसी कंपनी का, वो कोर बिजनेस कैसा कर रहा है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट। बिकॉज लाला जी यानी कि कोटक साहब उसके मतलब वहां के कंट्रोलर है, सो मुझे लगता है ही इज डूइंग अ फेनोमेनल वर्क। कोटक महिंद्रा बैंक इज अ कंपनी, कल मार्केट रेपो रेट हाइक के चक्कर में गिरा है। अदरवाइज अगर नॉर्मल मार्केट होता सो मार्केट वुड हैव रिएक्टेड 4 से 5% या फिर उससे भी ज्यादा का स्टॉक प्राइस हाइक हो सकता था, स्टॉक प्राइस कल ऊपर चला जा सकता था। इट्स अ वेरी गुड बिजनेस, अ पर्सन हु नोज बैंकिंग मतलब रियली वेल। सो उदय कोटक इज अ ग्रेट पर्सनालिटी टू, सो उनके जो इंटरव्यूज होते हैं ना तो वो सुना कीजिए, कितनी बैलेंस्ड बातें करेंगे, टू द पॉइंट बोलेंगे, बट बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे। सो आई थिंक प्लीज स्टार्ट लिसनिंग टू हिज इंटरव्यूज ऑल्सो, ग्रेट पर्सन, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम हिम। अब नेक्स्ट एक रिजल्ट आया है वो है अडानी ग्रीन एनर्जी का। अब आप बोलोगे अब अडानी ग्रीन के बारे में ऐसा क्या बोलने वाला है। सो 16% से प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है। अगर हम और 100-125 करोड़ के बीच में वो प्रॉफिट का नंबर 121 करोड़ टू बी मोर स्पेसिफिक। सो 16% से बढ़ा है, नॉट बाय 1016%, इट इज अप बाय 16% ईयर ऑन ईयर, नॉट बाय 1016%। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो विच इज मोर देन 800-900 वाज सजेस्टिंग कि भाई मतलब प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। सो आई थिंक रैशनैलिटी is required in markets. I just hope that soon it will come. So देखते हैं, but
सो आई थिंक गुड, मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, मतलब बिजनेस बहुत ग्रो कर सकता है, बट इरेशनैलिटी इन वैल्यूएशंस इज वन थिंग आई एम वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट। हो सकता है मोमेंटम ड्रिवन लोग जो है वहां पे हमें हमेशा क्वेश्चन करते रह सकते हैं, but it's always better to stick to your discipline. There is nothing wrong in that. That's what I can suggest. बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में भी कुछ बातें करते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशंस जो है अप्रैल मंथ में वो 6% नीचे गए हैं कंपेयर टू मार्च, थैंक्स टू दीज टू व्हीलर फायर इंसिडेंसेस जो ऑल ओवर इंडिया हो रहे हैं। सो उन इंसिडेंट्स की वजह से जो कॉन्फिडेंस है बायर्स का वो कहीं ना कहीं डैम्पन हुआ है, एंड दैट्स व्हाई पेनिट्रेशन या फिर सेल्स जो है वो वहां पे डिप हुए हैं। आशा करेंगे जो भी कंसर्न्स है वो सही तरीके से एड्रेस की जाएगी। इवन टेस्ला में भी ये चीजें शुरुआत में हुई थी, लाइक दिस फायर इंसिडेंसेस एंड ऑल दैट, अ लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर टू लर्न, बट कभी कभी जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें इग्नोर की जा सकती है। सो होपफुली आशा करेंगे कंपनीज भी इसको अच्छी तरीके से एड्रेस करेंगे एंड गवर्नमेंट भी इस पे अच्छी तरीके से एक्शंस लेगा। और लास्ट न्यूज इज अबाउट पैसिव फंड्स। तो निफ्टी 50 इंडेक्स को जो पैसिव फंड्स फॉलो करते हैं उनका एसेट्स, उनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 2 लाख करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। कितने? 2 लाख करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। निफ्टी 50 को कितने फंड्स फॉलो करते हैं? 17 ETFs एंड 19 इंडेक्स फंड्स जो है वो निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करते हैं। अ ग्रेट मार्क टू अचीव थैंक्स टू द EPFO मनी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स का जो पैसा 15% का कंट्रीब्यूशन जो मार्केट में आता है वो निफ्टी 50 इंडेक्स में भी जाता है, एंड दैट्स व्हाई दीज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट लेवल्स हैव गॉन अप। सो आशा करूंगा दोस्तों कि आज का भी वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।